प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी काव्य के जवानी चैप्टर की पूरी लिखित व्याख्या आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बुक में पढ़ाऊंगा, उसके बाद अपनी इस हैंड रिटन नोट्स में आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब कुछ दिखाने वाला हूं। ठीक है ना। काव्य सौंदर्य भी आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक पद को आपको अच्छे से समझाते हैं। पिछले वर्ष ये आपके सिलेबस से आउट हो चुका था, लेकिन इस बार आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। ठीक है ना। एक एक शब्द का पहले अर्थ समझ लीजिए। पहले मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। यहाँ तक का, उठरी जवानी तक का पूरा। ठीक है ना। तो देखो, पहले शब्दों का अर्थ समझ लो। प्राण माने प्राण तत्व को या प्राणों को, अंतर माने अंदर। ठीक है ना। लिए हुए मतलब धारण किए हुए। पागल जवानी मतलब पागल जवानी। जवानी का मतलब कि आपके शरीर के अंदर जो युवावस्था है, ठीक है ना, उसी को जवानी यहाँ पर कहा गया है। ठीक है ना। तो युवा, जो हमारे भारत के युवा लोग हैं, उनकी जवानी को संबोधित किया है इस चैप्टर में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। कौन कहता है कि तू, यानी तू किसको कहा गया है? जवानी को कहा गया है, या फिर कह लो युवा वर्ग को कहा गया है। ठीक है ना। युवा वर्ग मतलब युवाओं के समूह को। ठीक है ना। विधवा हुई, विधवा हुई का मतलब ये है दोस्तों, विधवा किसे कहा जाता है? जिस स्त्री का पति मर चुका हो। लेकिन यहाँ पर विधवा शब्द का मतलब ये है दोस्तों, जो कि जवानी के लिए उपयोग हुआ है। और विधवा शब्द का मतलब ये है कि बिना तेज के। ठीक है ना। यानी जिसका तेज नष्ट हो चुका हो, जिसका साहस नष्ट हो चुका हो, जो एकदम मरे हुए के समान हो। ठीक है ना। विधवा हुई मतलब निस्तेज या बिना तेजवान हुई। ठीक है ना। खो आज पानी, खो माने खो करके, आज माने आज, पानी माने स्वाभिमान को या अपनी इज्जत को। जैसे आपने एक दोहा पढ़ा होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो वही पानी यहाँ पर है। ठीक है ना। पानी का मतलब क्या है? स्वाभिमान। तो यहाँ पर देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं कि हमारे देश के हे युवा वर्गों की जवानी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि हे युवा वर्ग। ठीक है ना। हे युवा वर्ग, तुम अपने अंदर प्राण अंतर में, अंतर में मतलब अंदर में या अपने अंदर प्राण तत्व को लिए हुए हो, अर्थात प्राण को धारण किए हुए हो। ठीक है ना। आपसे कौन कहता है कि तुम निस्तेज हो गए हो? विधवा हुई मतलब निस्तेज हो गए हो। खो आज पानी, खो माने खो करके, आज माने आज, पानी मतलब स्वाभिमान को। तुमसे ये बात कौन कहता है कि तुम अपने स्वाभिमान को खो करके बिना तेजवान हो गए हो। ठीक है ना। यानी निस्तेज हो गए हो। यानी युवा वर्ग को भी आप लिख सकते हैं या फिर जवानी को भी लिख सकते हैं। मेनली तो यहाँ पर जवानी को ही संबोधित किया गया है, लेकिन दोनों लिखेंगे कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है ना। आगे कहते हैं कि चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे, चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। देखिए, जब यहाँ पर देखिए आगे कैसे लिखेंगे व्याख्या। चल रही है मतलब चल रही है या गतिमान है। घड़ियां, घड़ियां माने घड़ी या समय। ठीक है ना। यानी समय गतिमान है। चल, चले मतलब चल रहे हैं या गतिमान है। नभ माने आकाश के, सितारे माने तारागण। ठीक है ना। चल रही हैं या गतिमान हैं नदियाँ, यानी जितनी भी नदियाँ हैं वो गतिमान हैं। चले माने चल रहे हैं। हिमखंड, हिमखंड माने बर्फ के टुकड़े, प्यारे प्यारे। ठीक है ना। प्यारे प्यारे बर्फ के टुकड़े जो हैं वो भी गतिमान हैं। चल रही है सांस, सांसें भी चल रही हैं लोगों की। फिर तू ठहर जाए, हे युवा वर्ग फिर तुम क्यों रुकोगे? यानी तुम्हें भी चलना चाहिए कायदे से। ठीक है ना। अब आगे देखिए, शुरू से मैं आपको समझाता हूँ कैसे लिखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर व्याख्या लिखने से पहले आपको थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, और लिखेंगे कि कवि जो हैं अपने कवि कहते हैं कि हे जवानी, मैं अपने चारों तरफ के वातावरण को देखता हूँ तो मुझे प्रत्येक चीज गतिमान नजर आती है। ठीक है ना। समय भी गतिमान है, आकाश के सितारेगण भी गतिमान है, जितनी भी नदियां हैं वो भी गतिमान है, बर्फ के टुकड़े भी, जैसे पर्वतों से बर्फ के टुकड़े फिसलते हैं ना, सरकते हैं, तो वो गतिमान प्रतीत होते हैं। ठीक है ना। तो बर्फ के टुकड़े भी गतिमान हैं, लोगों की सांसें भी अभी चल रही हैं। तो हे जवानी, तू क्यों रुकेगी? ठहर जाएगी मतलब रुकेगी। ठीक है ना। तू क्यों रुकेगी अर्थात तुझे भी गतिमान रहना चाहिए, तुझे भी उन्नति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ना। 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। और यदि आज तू नहीं जागती है, यदि आज तू गतिमान नहीं होती है, तो 2 सदी, 2 सदी मतलब 2 सदियां। सदी का मतलब क्या होता है? शताब्दी। शताब्दी किसको कहा जाता है? 100 सालों को, 100 सालों की एक शताब्दी होती है। तो 2 सदी मतलब 2 शताब्दी, यानी 200 साल। ठीक है ना। यदि आज तू गतिमान नहीं होती है तो तेरी लहर, तेरी लहर जाए, जाए मतलब जाएगी, लहर माने विकास। ठीक है ना। विकास की लहर। ठीक है ना। विकास रूपी लहर
तेरी जो है वो 200 साल पीछे की चली जाएगी। यानी कि देखिए मैं कैसे लिखेंगे वो बता रहा हूँ कि अगर आज तू गतिमान नहीं होती है तो तेरी विकास की जो लहर है वो 200 साल पीछे चली जाएगी। बस ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। आगे देखो, पहन ले नरमुंड माला, उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले, भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उठरी जवानी। ठीक है ना। यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे युवाओं की जवानी, तू उठ री जवानी, उठ उठ माने जाग, हे जवानी आज तू जाग उठ और पहन ले नरमुंड माला। नरमुंड माने मनुष्यों के सिर, नरमुंड मतलब मनुष्यों के सिर का माला, ठीक है ना। नरमुंड माला मतलब मनुष्यों के सिर का माला। हे जवानी तू जाग और मनुष्यों के सिर का माला पहन ले और उसमें स्वमुंड, स्वमुंड माने अपने सिर को, ठीक है ना, अपने सिर को सुमेरु कर ले। सुमेरु माने मुख्य मोती। देखिए एक माला जो बना होता है वो कई मोतियों से मिल करके बना होता है, तो उसमें एक ऐसी मोती होती है जहाँ पर पूरा माला जुड़ा होता है और वहाँ से ऊपर की ओर डोर निकली रहती है, यानी जहाँ पर माला में गठबंधन बना रहता है, ठीक है ना। जब कोई माला फेरता है तो उसी मोती से शुरू करता है और पूरा होने के बाद उसी मोती पर समाप्त कर देता है, ठीक है ना। तो ये जो मोती होती है जहाँ पर से सभी मोतियाँ जुड़ी होती हैं आपस में, इस मोती को सुमेरु कहा जाता है, यानी एक विशेष मोती को, ठीक है ना। इसी विशेष मोती को सुमेरु कहा जाता है। तो क्या कहते हैं कि हे जवानी तू सिर यानी मनुष्यों के सिर की माला बना ले और उसमें अपने सिर को तू सुमेरु बना ले, ठीक है ना। यानी अपने सिर को तुम यहाँ पर बीच वाला मोती बना ले, यानी अपने सिर को तू मुख्य बना ले, ठीक है ना। और भूमि सा तू पहन बाना आज धानी। भूमि सा माने पृथ्वी की तरह, तू माने हे जवानी, पहन ले बाना माने वस्त्र, ठीक है ना। तू पृथ्वी की तरह, बाना माने वस्त्र पहन ले, आज धानी माने हरियाली करल। धानी मतलब धान का रंग या हरियाली कलर, ठीक है ना। यानी हरियाली, जिस प्रकार हरियाली पृथ्वी में छाई होती है तो पृथ्वी देखने में अच्छी लगती है ना, तो ऐसे ही कहते हैं कि तू आज पृथ्वी की तरह या जमीन की तरह या भूमि की तरह हरियाली अपने ऊपर या अपने हरियाली कलर का या धानी कलर का वस्त्र जो है अपने ऊपर धारण कर ले। प्राण तेरे साथ हैं और तेरे प्राण तत्व जो हैं वो तेरे साथ हैं। हे जवानी तू जाग और आगे बढ़ने की कोशिश कर, ठीक है ना। हे युवाओं की जवानी तू आगे बढ़, जाग उठ रे, आगे बढ़ जाग उठ रे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज़ मैं आपको अपने नोट्स में बताता हूँ, फिर आगे का पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक तरफ लिखना है प्राण अंतर, दूसरी तरफ उठ रे जवानी, डैश डैश लगा देना। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित जवानी शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग देख लो। इन पंक्तियों में कवि ने देश के युवाओं को उत्साहित किया है। व्याख्या, कवि देश के युवाओं को प्रेरित करते हुए कहता है कि हे युवा वर्ग, तुम अपने अंदर सजीव सकारात्मक प्राण को समेटे हुए हो, तुम शक्ति स्रोत हो, अपनी शक्ति को पहचानो। तुमसे कौन कहता है कि तुम निस्तेज हो गए हो या तुमने अपनी पानी यानी तेज को खो दिया है, ठीक है ना। मैं आज जिधर भी अपनी दृष्टि फेरता हूँ उधर ही गति की गति देखता हूँ, यानी गति की गति मतलब गतिमान अवस्था देखता हूँ, ठीक है ना। आगे देखिए, समय निरंतर गतिवान है, आकाश के तारे निरंतर गतिशील हैं, ठीक है ना। नदियाँ पर्वतों से निकलने के बाद रुकती नहीं हैं, अर्थात गतिमान रहती हैं। नदियाँ जो हैं वो भी गतिमान हैं। पहाड़ों, यहाँ पर देखिए नदियाँ सही कर लेना, ठीक है ना, छोटी दी रहेगी यहाँ पर, आप लोग इसको सही कर लेना, ठीक है ना। पहाड़ों पर बर्फ के टुकड़े गिर गिर कर अपनी गति का प्रदर्शन कर रहे हैं, प्राणियों की सांसें भी निरंतर चल रही हैं। ऐसे गतिशील वातावरण में तुम क्यों ठहर रहे हो? इस समय यदि तुम गतिमान नहीं हुए तो तुम 2 शताब्दी पीछे हो जाओगे। आगे लिखेंगे दोस्तों, कवि कहता है कि हे नवयुवक की जवानी, तू उठ और दुर्गा की भांति मनुष्यों के मुंडों की माला पहन ले। नरमुंडों की इस माला में तू अपने सिर को सुमेरु बना, अर्थात बलिदान के क्षेत्र में तू सर्वोपरि बन, ठीक है ना। यदि आज समर्पण की आवश्यकता पड़े तो तू उससे पीछे मत हट। जिस प्रकार लहलहाते हुए धानों की हरियाली में धरती का जीवन झलकता है, ऐसे ही हे जवानी तू भी उत्साह में भरकर धानी वस्त्र धारण कर, प्राण तत्व तेरे साथ हैं। अतः हे युवकों की जवानी, तू आलस्य को त्याग कर उठ खड़ी हो और सभी जगह क्रांति ला दे, ठीक है ना। इतना आपको लिखना है।
अब देखिए काव्यगत सौंदर्य, देखिए एग्जाम में आपको पूरे पद की व्याख्या नहीं पूछी जाएगी, वहां पर किसी न किसी 2-3 लाइनों के नीचे रेखांकित अंश दे दिया जाएगा, केवल उतने की व्याख्या आपको लिखनी पड़ेगी। इतनी बड़ी व्याख्या आपको एग्जाम में पूरा नहीं लिखना है, जितने के नीचे लाइन खींची रहेगी केवल उतने की व्याख्या लिखना है। अब देखिए यहाँ पर आपसे एग्जाम में जो है किसी भी लाइन का पूछ सकता है, इसलिए मैं इस पूरे पद्यांश का आपको बताता हूँ ताकि कहीं से भी पूछे तो आप उसको लिख पाएँ। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, रस वीर रस, गुण ओज, शब्द शक्ति, अभिधा लक्षणा, अलंकार अनुप्रास, उपमा एवं रूपक भी है, छंद तुकांत मुक्त आपको लिख देना है। ठीक है, शैली की बात करें तो उद्बोधन शैली यहाँ पर लिख लेना, मैंने ज़्यादा नहीं लिखा, ठीक है ना, लिख लीजिएगा उद्बोधन शैली है। अब चलिए चलते हैं अगले पद पर। अगला पद यहाँ पर देखिए आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे। देखो मैं आपको समझा रहा हूं एक एक शब्द, ठीक है ना। देखो, द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि द्वार माने दरवाजा, बलि माने बलिदान होने का, ठीक है ना। हे जवानी, द्वार माने दरवाजा, बलि माने बलिदान होने का, खोल माने खोल दे, ठीक है ना। खोल चल मतलब खोल कर, ठीक है ना। हे युवकों की जवानी, बलिदान होने का दरवाजा तू खोल कर भूडोल कर दे। भूडोल माने क्या होता है, भूकंप, ठीक है ना। भूडोल माने भूकंप, कर दे माने उत्पन्न कर दे, यानी पृथ्वी को एकदम कंपित कर दे, अर्थात पृथ्वी में भूकंप उत्पन्न कर दे, ठीक है ना। एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, एक हिमगिरी एक 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 हिमगिरी माने पर्वत, यानी हिमालय पर्वत के लिए, ठीक है ना। हिमालय पर्वत के लिए एक 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 माने एक एक सिर का मोल कर दे, मोल माने त्याग कर दे, ठीक है ना। यहाँ पर मोल का मतलब तो मूल्य होता है, लेकिन यहाँ पर आप त्याग लिखेंगे, ठीक है ना। यानी हिमालय के लिए एक एक सिर का तू त्याग कर दे। अगर आपको हिमालय की सुरक्षा के लिए अपना सिर भी त्यागना पड़े तो भैया त्याग दो, ठीक है ना। मसल कर अपने इरादों से उठाकर, दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कहते हैं कवि जी कि हे युवकों की जवानी, तुम्हारे पास दो हथेलियां हैं, ठीक है ना। क्या है, दो हथेलियां हैं, और तुम चाहो तो उन दो हथेलियों से, ठीक है ना, किसके समान है, इरादों के समान, ठीक है ना, तुम्हारे संकल्पों के समान। इरादों मतलब संकल्पों के समान तुम्हारे पास दो हथेलियां हैं, और तुम उन हथेलियों को उठा करके, अपने दो हथेली हैं ना, दो हथेली हैं मतलब तुम्हारे पास तुम्हारे इरादों के समान, जिस प्रकार तुम्हारे संकल्प ऊंचे हैं, उन्हीं ऊंचे संकल्पों के समान तुम्हारे दो हथेलियां हैं, जिनको तुम उठा करके इस पृथ्वी को दबा करके, मसल कर मतलब दबा करके गोल कर दो, ठीक है ना। चाहो तो तुम गोल कर सकते हो। हे युवकों के जवानी, तुम्हारे पास तुम्हारे बड़े बड़े संकल्पों के समान दो हथेलियां हैं, और जिन्हें के सहारे तुम संकल्पों को पूरा करोगे, और तुम यदि चाहो तो उन हथेलियों को उठा करके इस पृथ्वी को दबा करके गोल कर सकते हो, ठीक है ना। आगे देखिए, मैं आपको कैसे लिखना है सब कुछ नोट्स में दिखाऊंगा, तो टेंशन मत लीजिए, बस ध्यान से वीडियो में जुड़े रहे अंत तक, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। बस आपको इतना ध्यान देना है। बस देखिए, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि तू बलिदान हो जा, यानी अपने देश को, अपने पृथ्वी को उन्नति की ओर ले जाने के लिए तू बलिदान हो जा, ठीक है ना। तू शीश दे दे कर, शीश माने अपने सिर को दे दे कर मतलब त्याग करके, या दे दे कर यानी बलिदान हो करके। हे जवानी, तू ये जांच कर मतलब जांच कर या परीक्षण कर कि तेरी नसों में, नसों में मानी तेरी धमनियों में, जो शरीर में नसें होती हैं उसी को यहाँ पर कहा गया है कि तेरी धमनियों में रक्त है या खून है, या फिर क्षुद्र माने तुच्छ पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। आपको कैसे लिखना है कि हे जवानी, तू अपने सिर का त्याग करके अर्थात बलिदान करके ये जांच कर कि तेरी धमनियों में खून भरा हुआ है या फिर तुच्छ पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि या फिर ये तुच्छ पानी ही है तेरी नसों में, खून नहीं है तनिक भी, इसकी जांच तुझे खुद करना होगा। इसलिए हे जवानी, तू देश की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दे। अब चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे लिखना है, मैं आपको पूरा बता देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपका एक एक डाउट जो है मक्खन में बदल जाए, ठीक है ना। देखिए, आपको एक तरफ लिखना है द्वार बलि, दूसरी तरफ दे दे कर जवानी। संदर्भ देखिएगा, पूर्वत रहेगा, प्रसंग पूर्वत। व्याख्या देख लीजिए, चतुर्वेदी जी, ठीक है ना, चतुर्वेदी जी युवकों का आह्वान करते हुए कहते हैं
कि हे युवकों, तुम अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने की परंपरा का द्वार खोलकर इस धरती को कंपायमान कर दो। कंपायमान मतलब भूकंपित कर दो, और हिमालय के एक एक कण के लिए एक सिर समर्पित कर दो। एक एक सिर समर्पित कर दो, यानी आपको सिर भी त्यागना पड़े तो त्याग दो हिमालय के सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। हे नौजवानों, तुम्हारे संकल्प बहुत ऊंचे हैं, जिन्हें पूर्ण करने के लिए तुम्हारे पास 2 हथेलियां हैं। अपनी इन हथेलियों को अपने ऊंचे संकल्पों के समान उठाकर तुम पृथ्वी को गोल कर सकते हो। हे वीरों, तुम अपनी युवावस्था की परख अपने शीश देकर कर सकते हो। इस बलिदानी परीक्षण से तुम्हें यह भी ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी धमनियों में खून दौड़ रहा है या उनमें केवल पानी ही भरा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, रस वीर, गुण ओज, शब्द शक्ति व्यंजना, अलंकार उपमा तथा अनुप्रास, छंद तुकांत मुक्त, शैली लिख लेना उद्बोधन शैली, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले पद पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अगले पद पर, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिरतान आया, ठीक है ना। देखना अब यहाँ पर कवि जो हैं पौधे के सहारे यानी वृक्ष के सहारे युवा वर्ग को मोटिवेट किया है, उत्साहित किया है, ठीक है ना। क्या कहते हैं युवा वर्ग की, हे युवा, ये कवि क्या कहते हैं कि हे जवानी तू ये देख, ठीक है ना, तू ये देख कि वह माने उस, ठीक है ना, वह माने उस, कली माने कली के गर्भ से माने अंदर से, ठीक है ना। गर्भ से मतलब अंदर से, फल रूप में अर्थात फल के रूप में अरमान आया। अरमान आया मतलब इरादा आया है, संकल्प आया है, ठीक है ना। क्या कहते हैं कि हे जवानी तुम उस वृक्ष को देखो, ठीक है ना, तुम उस वृक्ष को देखो कि उसकी कली के, ठीक है ना, उसकी कली के अंदर से फल के रूप में जो आपको कुछ दिखाई दे रहा है ना, वो उसका इरादा है, उसका संकल्प है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। क्या कहते हैं कि हे जवानी तुम उस वृक्ष को देखो, उस वृक्ष की कली के अंदर से फल के रूप में उसका इरादा झलक रहा है, अर्थात तुम्हारे अंदर भी उसी प्रकार का इरादा झलकना चाहिए, अर्थात तुम्हारे अंदर भी बलिदान होने की भावना झलकनी चाहिए, जिस तरीके से उसके कली से फल के रूप में उसका इरादा झलक रहा है, ठीक है ना। देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया, डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल देख आली। क्या कहते हैं कि हे जवानी तुम देखो कि उस वृक्ष का इतना मीठा इरादा मतलब इतना सही इरादा, इतना सच्चा इरादा किस तरीके से सिर तान आया। सिर तान आया मतलब सिर को ऊंचा उठाकर या स्वाभिमान पूर्वक, ठीक है ना। सिर तान आया मतलब स्वाभिमान पूर्वक उसका इरादा जो है उसकी कलियों से बाहर की ओर जो है आ चुका है, ठीक है ना। आपको लिखना है कि हे जवानी देख कि उस वृक्ष का इतना अच्छा इरादा जो है किस तरीके से स्वाभिमान पूर्वक बाहर की ओर निकल आया है, अर्थात प्रदर्शित होने लगा है। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल, डालियों ने, वृक्ष की जो डालियां हैं, भूमि की रुख माने तरह, ठीक है ना, भूमि की तरफ लटका दिया है फल को। ये जो डालियां हैं उन्होंने भूमि की तरफ अपने फल को लटका दिया है। हे जवानी तू देख कि ये जो डालियां हैं भूमि की तरफ अपने फलों को लटका दिए हैं। देख आली, आली माने हे सखी जवानी, ठीक है ना, जवानी को ही कहा गया है आली। आली मतलब सखी होता है, तो कहते हैं कि हे सखी जवानी तू देख कि इस वृक्ष की डालियों ने पृथ्वी की तरफ अपने फलों को लटका दिया है, ठीक है ना। मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। यहाँ पर देखना कि ये जो है ना, ये जो वृक्षों का फल है इसको यहाँ पर क्या बताया गया है, सिर बताया गया है। यहाँ पर कवि जी क्या कहते हैं कि ये वृक्ष जो है अपने सिर रूपी फलों को पृथ्वी की ओर झुका दिए हैं। भूमि रुख मतलब पृथ्वी की ओर लटका दिए हैं। ये फल जो है वो सिर है, ठीक है ना। अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, देखिए क्या कहते हैं कि ये जो वृक्षों की डाली है ये युवा वर्ग के मस्तकों को यानी सिरों को किस तरीके से संकेत दे रही है कि भैया तुम भी, वृक्ष डाली मतलब वृक्षों की डाली मनुष्यों के इस मस्तक को संकेत दे रही है कि आपको भी पृथ्वी पर बलिदान होना चाहिए। जिस तरीके से ये वृक्ष जो हैं बलिदान होने के लिए पृथ्वी की ओर झुक गए हैं कि कोई भी आए और उनको तोड़ करके खा जाए और वो बलिदान हो जाएं, अर्थात दूसरों के हित के लिए वो स्वयं को बलिदान कर रहे हैं। वैसे ही व्यक्ति को अपने मस्तक जो है दूसरों के हित के लिए बलिदान करना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए, फूल दिए या सिर दिए तरु की कहानी गूंथ कर युग में बताती चल जवानी। कवि क्या कहते हैं कि देखो कि इस वृक्ष ने जो
वृक्ष ने फल दिए या सिर दिए, कि इस वृक्ष ने जो पृथ्वी की ओर फल को लटका दिया है, कि इसने फल दिया है या फिर अपना सिर दे दिया है, यानी फल जो है वो सिर के समान है। ठीक है ना, क्या कहते हैं कि इसने अपना फल दिया है या फिर अपना सिर दे दिया है। ठीक है ना, इस वृक्ष की कहानी को, तरु माने वृक्ष की कहानी को गूंथ कर युग में, यानी अपने युगों में गूंथ करके हे जवानी तू आगे भी लेते चल, बताती चल, मतलब वर्णन करती चल या व्यक्त करती चल, ताकि आगे आने वाले युग भी देखें कि हाँ भाई हमारे युवा वर्गों की जवानी किसी के लिए उपकार करके गई है, अपने सिरों को बलिदान करके गई है। ठीक है ना, अब देखिए व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपका एक एक डाउट जो है मक्खन में बदल जाएगा। देखिए आप लोगों को एक तरफ लिखना है वाह कली के, दूसरी तरफ चल जवानी। ठीक है ना, डैश डैश लगा देना, संदर्भ पूर्वक रहेगा। प्रसंग देख लो, कवि ने अपनी ओजस्वी भाषणों में वृक्ष और उसके फलों के माध्यम से युवकों में देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा दिया है। व्याख्या, हे युवाओं फल के भीतर से लदे हुए वृक्ष की ओर देखो। ठीक है ना, फल के भार से, ठीक है ना, फल के भार से लदे हुए वृक्ष की ओर देखो, वे पृथ्वी की ओर अपना मस्तक झुकाए हुए हैं। कली के भीतर से झांकते फल कली के संकल्पों को बता रहे हैं। ठीक है ना, तुम्हारे हृदय से भी इसी प्रकार बलिदान हो जाने का संकल्प प्रकट होना चाहिए। यह तो बहुत प्यारा संकल्प है, इसीलिए पुष्प कली गर्व से सिर उठाए हुए हैं। जब फल पक गए तब डालियों ने पृथ्वी की ओर सिर झुका दिया है, अब ये फल दूसरों के लिए अपना बलिदान करेंगे। हे नौजवानों, वृक्षों की ये शाखाएं तुम्हें संकेत दे रही हैं कि औरों के लिए मर मिटने को तैयार हो जाओ। वृक्षों ने फल के रूप में अपने सिर बलिदान की हेतु दिए हैं, तुम भी अपना सिर देकर वृक्षों की इस बलिदान परंपरा को अपने जीवन में उतारो, आचरण में ढालो और युग की आवश्यकता अनुसार स्वयं को उसकी प्रगति रूपी माला में गूंथते हुए आगे बढ़ते रहो। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा सरल खड़ी बोली, रस वीर रस, गुण ओज अलंकार अनुप्रास उपमा छंद तुकांत मुक्त। ठीक है, अब चलिए चलते हैं कुछ अगले पद पर। अब देखिए यहाँ पर अगला पद आ चुका है, स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, भौंकले क्या सिंह को वह डांटता है, रोटियां खाई की साहस खो चुका है, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। यहाँ तक मैं आपको बताऊंगा मस्तानी जवानी तक। ठीक है ना, समझना इसको, एक एक पद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कवि जी क्या कहते हैं कि स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, कि स्वान को, कि हे जवानी तू ये देख। ठीक है ना, हे जवानी तू ये देख कि स्वान जो है यानी कुत्ता जो है, स्वान किसको कहा जाता है, कुत्ते को कहा जाता है, कि कुत्ते के पास सिर हो चरण तो चाटता है। ठीक है ना, कुत्ते के पास तो सिर है। ठीक है ना, कुत्ते के पास तो सिर होता है, कुत्ते के पास भी सिर होता है, लेकिन वह अपना पेट भरने के लिए अपने मालिक के चरणों को चाटता है। ठीक है ना, यानी उसके पीछे पीछे लगा रहता है कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। ठीक है ना, कुत्ते के पास भी सिर होता है, लेकिन वो अपना पेट भरने के लिए अपने मालिक के चरणों को चाटता रहता है। तब वो होता क्या है कि वो चाहे कितना भी भौंक ले। अब ये देखिए, जब वो अपने मालिक के चरणों को चाट रहा है तो उसका स्वाभिमान जो है वो नष्ट हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर इतना जब ताकत नहीं है कि वो खुद कमा करके खा ले, तो फिर उसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है ना, उसका स्वाभिमान नष्ट हो चुका है, तो अब वो किसी को कुछ नहीं कह सकता, किसी को भी डरा नहीं सकता है। ठीक है ना, वो चाहे जितना भौंक ले, लेकिन क्या वह सिंह को यानी शेर को डरा सकता है? शेर को वह डांटता है मतलब डांट सकता है या डरा सकता है। ठीक है ना, कहते हैं कि हे जवानी, ये कुत्ता चाहे जितना भौंक ले, क्या शेर को डरा सकता है? बिल्कुल नहीं डरा सकता, क्योंकि उसने अपने मालिक के चरणों को चाट कर अपना स्वाभिमान नष्ट कर दिया। इसलिए हे जवानी, हे युवकों की जवानी, तुम कभी भी किसी के सामने क्या करना, अपना अभिमान नष्ट नहीं करना, यानी किसी से भी तुम रोटी भी नहीं मांगना, तुम खुद के पैरों पर खड़े होना। ठीक है ना, रोटियां खाई की साहस खो चुका है, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। कभी क्या कहते हैं कि वो कुत्ता जो है, जिस प्रकार अपने मालिक की रोटी खाई, कि रोटी के खाते ही वो अपना साहस खो चुका है, यानी जितनी भी उसके अंदर ताकत थी वो सब खो चुका है, अर्थात वह मरे हुए के समान हो चुका है। वो रोटियां खा करके अपने स्वाभिमान को खो करके प्राणी होते हुए भी वह अपने प्राण से जा चुका है, अर्थात मृतक के समान हो चुका है। ठीक है ना, लेकिन युवा पुरुषों आप ऐसा मत करना, माखनलाल चतुर्वेदी जी ऐसा आपको समझाते हैं। ठीक है ना, आगे क्या कहते हैं कि तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। समझना,
क्या कहते हैं, अब यहाँ पर जवानी को समझाते हुए क्या कहते हैं कि हे जवानी, हे जवानी तुम न खेलो मतलब तुम नहीं खेलना ग्राम सिंहों मतलब गांव के आपसी झगड़ों में। ग्राम सिंहों मतलब गांव में जो रोजाना देखते हैं, आपके यहाँ भी आतरे दिन झगड़े होते रहते होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही कहते हैं कि तुम मत खेलना ये गांव के आपसी झगड़ों में, हे भवानी, भवानी मतलब दुर्गा माता की तरह, ठीक है ना, यानी दुर्गा माता की तरह तुम भी एक शक्ति स्वरूप हो। हे जवानी, दुर्गे माता की तरह, दुर्गा माता की तरह तुम भी शक्ति स्वरूप हो, इसलिए तुम अपने गांव के आपसी झगड़ों में अपनी शक्ति नष्ट नहीं करना, अपने गांव के आपसी झगड़ों में मत पड़ना, क्योंकि तुम विश्व की अभिमान हो। हे मस्तानी जवानी, तुम आगे आने वाले इस संसार की अभिमान हो, गर्व हो, और यदि तुम ही किसी के सामने अपनी तेज को नष्ट कर दोगे फालतू के लड़ाई झगड़ों में पड़ करके, तो भैया देश आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए हे विश्व के अभिमान, विश्व के गौरव, हे मस्तानी जवानी, तुम दुर्गा माता की तरह क्या हो, तेजवान हो, और इसलिए तुम इन गांवों के आपसी झगड़ों में मत पड़ना, ठीक है। अब इसकी व्याख्या भी मैं आपको बता देता हूँ, तो आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए। कई कंजूस वीडियो को अभी लाइक नहीं किए होंगे, पता नहीं वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, एक तरफ लिखना है स्वान के सिर, दूसरी तरफ मस्तानी जवानी, डैश डैश कर देना। संदर्भ पूर्वक प्रसंग देख लो। इन पंक्तियों में कवि ने स्वाभिमान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवकों से उसे किसी भी कीमत पर ना खोने का आह्वान किया है। व्याख्या देखो, कवि कहता है कि कहने को सिर तो कुत्ते का भी होता है, पर उसमें स्वाभिमान तो नहीं होता। वह तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दूसरों के पैरों को चाटता रहता है, इसलिए स्वाभिमान के अभाव में उसकी वाणी में कोई शक्ति नहीं रह जाती। कुत्ता चाहे कितना भी जोर से भौंक ले, किंतु उसमें इतना साहस ही नहीं होता कि उसके भौंकने से शेर डर जाए, क्योंकि दूसरे की रोटियां खाते ही उसका स्वाभिमान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार वह जीवित होने पर भी मरे हुए के समान हो जाता है। अतः हे नवयुवकों, तुम्हें अपने अभिमान की रक्षा करनी है और परतंत्र नहीं रहना है। तुम्हें अपनी प्रचंड दुर्गा जैसे असीम शक्ति को आपसी झगड़ों में नष्ट नहीं करना है, अपितु उसे देश के दुश्मनों के संहार में लगाना है। तुम्हारी ऐसी मस्तानी जवानी की सारी दुनिया लोहा मानती है, ठीक है ना। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, रस वीर, गुण ओज, अलंकार, अनुप्रास, रूपक, छंद, तुकांत मुक्त। पार्ट 2 का वेट कीजिएगा दोस्तों, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। और आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसको अगर आपको पाना है तो 1-2 दिन में लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, क्लिक करके देख लेना, आपको पूरा डिटेल में मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो भैया लाइक शेयर करना तो आपका फर्ज है। मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।